अब हम लेंगे नेक्स्ट इक्वेशन और वो है यानी इक्वेशन फॉर कैलकुलेशन। अब हमने क्या करना है, इक्वेशन बनानी है किसके लिए, कैलकुलेशन ऑफ, फिर एनर्जी। क्या कैलकुलेट करोगे, एनर्जी। हाँ 5252 सही है। एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन किसमें, एक्साइटेड स्टेट, और एनर्जी चेंज यानी डेल्टा ई। अब आपने पढ़ना है कि एक इलेक्ट्रॉन अगर एक्साइटेड स्टेट में आया है ना, तो वो एक ऑर्बिट से निकलकर दूसरे ऑर्बिट में जाता है तो कितनी एनर्जी गेन करता है, या फिर आपको पता है जब वो हायर लेवल से लोअर में आता है तो वो कितनी एनर्जी लूज करता है। तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जब वो चेंज होगी, जब वो हायर से लोअर में या लोअर से हायर में जाएगा, तो फिर हमें इक्वेशन कौन सी यूज करनी है। ठीक, अब यहां से लेते हैं। अभी आपने पढ़ा एज हमारे पास इक्वेशन थी एनर्जी की, E इज इक्वल टू क्या था, माइनस के इंटू, ठीक है, क्या था, इंटू जेड स्क्वायर अपॉन क्या था, एन स्क्वायर। ये थी ना, ये इक्वेशन किसकी थी, एनर्जी की। और के की वैल्यू तो आपको पता ही है, अभी आपने लिखी है, और इसको यूं भी तो लिख सकते हो ना। अब के ना लिखें तो फिर क्या लिखेंगे, E बराबर था किसके बेटा, एम जेड स्क्वायर ई पावर 4, और अपॉन में क्या लिखा था आपने, इसमें था बाकी बेटा वैल्यू कौन कौन सी थी, वो थी हमारे पास 8 तो नहीं था इसमें, वो वैल्यू थी हमारी बेटा कौन कौन सी थी, पाई, नहीं सॉरी, वो थी एन स्क्वायर, उसके बाद एच स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। ये थी ना आपके पास वैल्यू, ये ई की वैल्यू थी। देख लो, यही अभी आपने की थी ना। अगर के को नहीं रखते, के को आपने क्या किया था, एम ई पावर 4 अपॉन क्या लिखा था, एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, यही था। चलो नोट करो इसको। सर 8 भी, हाँ 8 था, तो फिर 8 पाए भी तो होगा ना, 8 पाए एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, एक दफा देख लो, था, हाँ बिल्कुल होगा। तो हम यहां लिखते हैं क्या, 8 लिखा, और उसके बाद अब क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे एन स्क्वायर, नहीं भाई नहीं था, देख लो एक दफा। एनर्जी वाली इक्वेशन बताओ, ई वाली बताओ, शाबाश, कौन सी थी। चलो इसको रखते हैं, इक्वेशन नंबर 7। हाँ 7 बताओ क्या थी, हाँ सर वो है E इज इक्वल टू, हाँ E इज इक्वल टू माइनस एम जेड स्क्वायर ई पावर 4, एम जेड स्क्वायर ई पावर 4 अपॉन 8 हाँ एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर और एच स्क्वायर, यही था ना। यस सर। ठीक है बेटा, शाबाश। बस अब इसको माइनस नहीं लगाना, क्योंकि माइनस तो ऑलरेडी यहां पर हमने दिया हुआ ना, तो इसको माइनस भले लगा दो या नहीं लगाओ, हाल फिलहाल इसको इसके बराबर लेते हैं, ठीक है। ये है, अब ये है ई की वैल्यू, किसकी वैल्यू है, ये ई की वैल्यू है। पर ये ई आपको क्या बता रहा है, ये इलेक्ट्रॉन की इनिशियल एनर्जी है या फाइनल एनर्जी है, बता सकते हो, नहीं। यहां ई जो है ना, इसका पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन की ये इनिशियल यानी ऑर्बिट में है तब की एनर्जी है,
या फिर इलेक्ट्रॉन फाइनल यानी किसी और शेल में चला गया है तो वहां की है, तो ये मेंशन नहीं है। तो अब हमें क्या करना है, हमारे पास एनर्जी चेंज हमने मालूम करनी है। तो हम छोटा सा एक फिगर बनाएंगे इलेक्ट्रॉन का कि हम इलेक्ट्रॉन की एनर्जी चेंज कैसे मालूम करते हैं। पहले इसकी पिक ले लो, फिर हम इसको समझते हैं कि ये हमें कौन सी रखनी है। ई कौन सा वाला आएगा यहां पे, किसकी वैल्यू कौन सी होगी, और इलेक्ट्रॉन के लिए ई क्या एक होता है या दो या तीन होते हैं, और अगर ये दो होते हैं या तीन होते हैं तो कैसे होते हैं, इसको देखते हैं। पहले पिक ले लो इसकी, पिक ले ली। चलो भाई, अब देखते हैं कि हम थोड़ा सा इसको थोड़ा समझेंगे, फिर इसको इक्वेशन को अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। फिर अप्लाई करेंगे, फिर आसान हो जाएगा। अब आपको इतना तो बोर की थ्योरी में बताया हुआ है कि एक इलेक्ट्रॉन जब अपने असल ऑर्बिट में होता है, आपको पता है असल ऑर्बिट में होता है, तो ये KLM जो भी है, यहां पर इलेक्ट्रॉन के अंदर जो भी एनर्जी होती है इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन की इनिशियल एनर्जी। क्या बोलते हैं? इनिशियल एनर्जी। तो आपसे अगर कहे ना इलेक्ट्रॉन की इनिशियल एनर्जी कब होती है, जब वो अपने ऑर्बिट में होता है। किस में होता है? अपने ऑर्बिट में। और ये जिस ऑर्बिट में होता है उसको कहते हैं N1, और इसमें जितनी भी इसकी एनर्जी एक्चुअल होती है उसको E1 कहते हैं, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके जंप कर जाता है दूसरे में या फिर तीसरे में या फिर चौथे में, ऐसा है ना, ये जाता है। तो ये जब अपनी एनर्जी फोटॉन की शक्ल में लेकर किसी और हायर शेल में ऑर्बिट में जाता है तो जाहिर है उसकी एनर्जी चेंज हो जाती है। तो इसको बोलते हैं E2। क्या बोलते हैं इसको? इसको हम कहेंगे E2, फाइनल एनर्जी। और जिस भी ऑर्बिट में ये जाएगा उसको बोलेंगे N2। ये देखो N2। N1 माना जो उसकी असल जगह है, N2 माना एनर्जी गेन की, अब जंप करके जहां भी गया वो N2 है, और वहां उसकी जो भी एनर्जी है वो फाइनल एनर्जी है, E2 बोलेंगे इसको। सही। अब हमें E1 की भी वैल्यू चाहिए और E2 की, बस इनमें से एक मिली हुई है तो दूसरी कैलकुलेट कर लो, दूसरी मिली हुई है तो पहली कैलकुलेट कर। तो अब इसमें ये वैल्यू E की है, ये किसकी वैल्यू है? E की है ये। अब हमें वैल्यू कौन सी चाहिए? E1 की भी चाहिए और E2 की भी चाहिए। तो अब ऐसा करो, आप यहां पर जी जी सर एन से नंबर को डिनोटेट करते हैं। हाँ, N ऑर्बिट नंबर को, जहां से इलेक्ट्रॉन N1 माना जहां है, N2 यानी जहां जाएगा दूसरे में, हाँ दूसरे में तीसरे में, पर कहलाएगा N2 ही। हाँ N2। अब देखो लेट, यहां पर देखो ये सब कांस्टेंट है, सिर्फ इसमें चेंज एनर्जी में क्या करोगे, शेल नंबर चेंज हो रहा है ना, तो इस इक्वेशन में शेल नंबर मौजूद है, ऑर्बिट नंबर मौजूद है, और क्या है? ये है N। अब अगर हम लेते हैं इसको किसके बराबर? E1, तो बाकी सब तो कांस्टेंट है ना, ये -mz² अपॉन में क्या रखोगे? 8ε0²। अब n जो है ये n, अगर ये E1 है तो n क्या होगा? 1। यहां लिखोगे N1²। क्या लिखोगे? N1², क्योंकि E1 है ये वाला E1 N1। बाकी H तो कांस्टेंट है, ये रख दो। एंड और E2 के लिए क्या लोगे? वही सेम वैल्यूज एनर्जी के लिए, सब सेम होंगी, E4 अपॉन में 8ε0²। अब n क्या कर दोगे? 2 कर दो, क्योंकि E2 है, ये देखो E2 है तो ये N2 हो जाएगा, N2², और यहां H²। अब हमें दोनों की वैल्यूज मिल गई, दोनों की मिल गई, E1 की भी मिल गई और E2 की भी मिल गई। अब क्या करोगे? अब हमारे पास फार्मूला है डेल्टा E। डेल्टा E माना चेंज इन एनर्जी, चेंज इन
एनर्जी। तो अब चेंज इन एनर्जी कैसे निकालते हैं? E2 माना फाइनल माइनस E1, E2 माइनस E1, ये करोगे। ठीक है, अब वैल्यूज इसको हम कर देते हैं इक्वेशन नंबर 9। क्या कर देते हैं? इक्वेशन नंबर 9 कर देते हैं। तो कल हम यहां से शुरू करेंगे, ये वाली वैल्यूज पुट करेंगे। हाँ, क्योंकि अब टाइम ऑफ हो रहा है ना आपका, तो ऑलमोस्ट यहाँ इक्वेशन जी सर कल सर असाइनमेंट तो जी थी ना, आपने वो सर व्हाट्सएप किया आपको? वो मैंने चेक की थी, उसमें थोड़ा बहुत आप लोगों ने वो करेक्शंस की हुई हैं, तो बस ये कोशिश किया करो। यस सर। हाँ, एक दफा रफ पे करके ना, फिर वो जब फेयर कर लो तो फिर वो भेज दिया करो। वैसे ठीक है, सही नहीं है? नहीं ठीक है। Yes, sir. तो उसमें थोड़ा जो वो ओमिशन करते हो ना, एक बच्चे ने काफी वैल्यूज को काटा है आती है, और छोटी वैल्यू बाद में। अब बड़ी वैल्यू वो होगी जिसके साथ क्या होगा? प्लस का सिंबल होगा। और छोटी वैल्यू कौन सी होगी? जिसके साथ सिंबल कौन सा होगा? माइनस का। तो अब प्लस वाली वैल्यू पहले आएगी और माइनस वाली वैल्यू बाद में। फिर हमारी इक्वेशन हो जाएगी स्टैंडर्ड। क्या हो जाएगी? स्टैंडर्ड। तो अब हम यहां पे लिखते हैं बाय रीअरेंजमेंट। तरतीब थोड़ा बदलते हैं, प्लस को पहले माइनस को बाद में। तो डेल्टा E इज इक्वल टू पहले आएगा mz स्क्वायर e पावर 4 अपॉन में 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n1 स्क्वायर और फिर h स्क्वायर। ये है प्लस वाली वैल्यू। अब माइनस वाली, माइनस इंटू प्लस करोगे क्या हो जाएगा? माइनस। फिर इसको माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, फिर ये माइनस में चली जाएगी। mz स्क्वायर e पावर 4 अपॉन में 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n2 स्क्वायर h स्क्वायर। अब देखो सीक्वेंस थोड़ा सा हमारा बदल गया। पॉजिटिव वैल्यू पहले आ गई, नेगेटिव वैल्यू बाद में आ गई। अब स्क्रीनशॉट ले लो इसकी, शाबाश। ओके, तो अब हम स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। अब हम इन इक्वेशंस को दोबारा यहां पर अब फिर रीयूज करेंगे। यहां से शुरू करते हैं। डेल्टा ई मिल गया। अब आपने पढ़ा हुआ है एज, जैसा कि अकॉर्डिंग टू, किसके मुताबिक? मैक्स प्लांक्स इक्वेशन। मैंने आपको पहले भी बताया था, बोहर की थ्योरी किसकी इक्वेशन को फॉलो करती है? मैक्स प्लांक की थ्योरी को फॉलो करती है। ठीक है, तो अब यहां पर मैक्स प्लांक की इक्वेशन है डेल्टा E इज इक्वल टू क्या है? h न्यू। अब ये एनर्जी इक्वेशन है, आपको ये प्लांक्स थ्योरी में बताई थी। डेल्टा E माना चेंज इन एनर्जी, h माना प्लांक्स कांस्टेंट, न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी लेगा ना, वो फोटॉन की शक्ल में होती है। वो एब्जॉर्ब भी फोटॉन करता है और इमिट भी फोटॉन करता है। तो लिहाजा अब हमें क्या करना है? फोटॉन की फ्रीक्वेंसी हमें मिल जाए तो हम फोटॉन की एनर्जी मालूम कर लेंगे। लिहाजा अब हम इसमें इक्वेशन इसको बना देते हैं। कोई भी नंबर लगा दो, 8, 9, ठीक है। अब ऐसा करते हैं इसमें जी सर फोटॉन और क्वांटम में फर्क हो सकता है? नहीं, क्वांटम हम फोटॉन को ही बोलेंगे। एक क्वांटम माना एक फोटॉन, प्लांक्स थ्योरी में। पैकेट ऑफ लाइट भी बोलते हो। पैकेट ऑफ लाइट माना एक फोटॉन, एक क्वांटम माना एक फोटॉन। ठीक है, प्लांक्स की थ्योरी में। और क्वांटा, ये बहुत सारे फोटॉन हो फिर क्वांटा बोलते हैं। तो एक क्वांटम एक फोटॉन होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाता है, लोअर से हायर, एक फोटॉन जज़ब करता है।
और जब हायर से लोअर में आता है तो एक क्वांटम इमिट करता है, और वो कौन सा होता है, वो डिपेंड करता है एनर्जी डिफरेंस पे कि उसको कौन से शेल में जाना है। ये बताया था आपको, हायर लेवल से जाएगा लोअर में तो इमिट करेगा, लोअर से हायर में जाएगा तो एब्सॉर्ब करेगा। ये आपके पास है लेक्चर प्लांक की थ्योरी का। अब हम यहां लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ डेल्टा ई, किसमें, जो आपने नंबर लगाया है, इक्वेशन 8 या 9 जो भी है। तो अब ये वैल्यू है डेल्टा ई की। एच न्यू यहां लिख लेते हैं, एच न्यू ये लिख दिया। अब डेल्टा ई किसके बराबर है, ये है एम जेड स्क्वायर ई पावर 4 अपॉन में क्या रखेंगे बेटा, 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, फिर एन 1 स्क्वायर एच स्क्वायर, ये हो गई एक ब्रैकेट, और माइनस, अब दूसरी ब्रैकेट कौन सी है, वो वाली एंड वाली, एम जेड स्क्वायर ई पावर 4 अपॉन में 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, फिर n2 स्क्वायर एच स्क्वायर। अब हमारी नई इक्वेशन एच न्यू वाली बन गई। आपने डेल्टा ई की वैल्यू क्या कर दी, पुट कर दी, किसमें, डेल्टा ई की वैल्यू प्लांक्स इक्वेशन में पुट कर दी। अब ऐसा करते हैं, एच को भी इस तरफ लेकर आते हैं, तो ये बन जाएगा न्यू इज इक्वल टू, क्योंकि हमने फ्रीक्वेंसी निकालनी है, फोटॉन की एनर्जी, तो एच इधर आएगा, तो ये हो जाएगा एम जेड स्क्वायर ई पावर 4 अपॉन में क्या होगा, 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन 1 स्क्वायर। अब एच ऑलरेडी स्क्वायर था, ये एच भी आ गया, तो अब एच क्या हो गया, क्यूब, क्या हो गया, एच क्यूब। पर ये अभी हम बाद में करेंगे, पहले एच न्यू लिख लो। अब इसको करते हैं सिंप्लीफाई, ये बाद में करेंगे, पहले एक बात मैं आपको यहां बताता हूं, ये स्टेप बाद में करें। देखें, इस इक्वेशन में, इस ब्रैकेट में जो वैल्यूज हैं वो इस ब्रैकेट में भी हैं, थोड़ा फर्क है। इस ब्रैकेट में सिर्फ n1 है, क्या है, n1 है स्क्वायर, और इधर ब्रैकेट में क्या है, n2 है। तो वैल्यूज सिर्फ दोनों ब्रैकेट में, बाकी सब कॉमन है, सेम है, सिर्फ इधर n1 स्क्वायर चेंज है, इधर n2 स्क्वायर चेंज। तो बेटा जहां ब्रैकेट्स में ना बाकी दोनों में सेम वैल्यूज हो, कोई एक आध चेंज है, तो जो सेम वैल्यूज है उनको कॉमन ले लो, क्या कर लो, कॉमन, दोनों ब्रैकेट के लिए। तो अब हम ऐसा करते हैं, यहां पर हम बेटा कॉमन लेते हैं, यहां लिखते हैं टेकिंग। अब हमने कॉमन लेना है, ये दोनों में है, माना कॉमन हो गया, ये जेड स्क्वायर दोनों में है, कॉमन हो गया, ई पावर 4 दोनों में है, कॉमन हो गया, 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर दोनों में है, कॉमन हो गया, और एच स्क्वायर दोनों में है, कॉमन हो गया। ठीक है, इसको लेंगे एज क्या बेटा, कॉमन, कॉमन निकाल लिया, और कॉमन मिल गया। अब हम इस कॉमन से इसको भी डिवाइड करेंगे, तो जो कॉमन है वो खत्म हो जाएंगे, जो कॉमन नहीं है वो बचेगा। इधर भी जो कॉमन है वो खत्म हो जाएंगे, जो कॉमन नहीं है वो बचेगा। तो हमारी इक्वेशन बनी एच न्यू इज इक्वल टू, पहले कॉमन लिखो, कॉमन कौन सा है, एम जेड स्क्वायर ई पावर 4 अपॉन में लिखो 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर। ये इन सब को डिवाइड कर देगा, सब खत्म, सिर्फ क्या बचेगा, 1 अपॉन n1 स्क्वायर, फिर सिंबल कौन सा है, माइनस, फिर क्या बचेगा हमारा, ये सब खत्म, क्या बच जाएगा, 1 अपॉन n2 स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 9 कर दो, क्या कर दो, इक्वेशन नंबर 9 कर दो। आपने कॉमन लिया,
कॉमन सारे खत्म हो गए, जो कॉमन नहीं था वो बच गया। इसमें जो सारे कॉमन थे डिवाइड कर दिया कॉमन ने, बाकी जो कॉमन नहीं था वो बच गया। ये हो गई इक्वेशन। अब ऐसा करते हैं, हमने न्यू यानी फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है। अब एच इधर लेकर आते हैं, तो ये बन जाएगा mz² e पावर 4 अपॉन में 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। एच स्क्वायर ऑलरेडी है, ये एच इससे क्या होगा मल्टीप्लाई, और ये बन जाएगा एच क्यूब। बाकी हमारा 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। अब इसको अगर आप चाहो तो इक्वेशन नंबर कर दो 10, और ये इक्वेशन हमारी क्या बता रही है? फ्रेम में नहीं आ रहा फ्रेम में नहीं आ थोड़ा इधर घुमा दो इसको, रहा। हाँ, और घुमा दो इसको, पीछे करेंगे। अब देख लो। बस अब तो आ रहा है, थोड़ा हल्का सा डाल दो। हाँ सही है, बस अब इधर ही बनाएंगे, बस एक सिर्फ वीडियो। तो अब हमारी अगर एक इलेक्ट्रॉन बेटा कोई भी फोटॉन जज़ब करता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करोगे? mz² e पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h क्यूब, ठीक है। और बाकी जिस ऑर्बिट में है वो n1 होगा, और जिसमें वो जंप करेगा या जिससे वापस आएगा उसको क्या करोगे? n2 कर दोगे। तो इससे इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। फिर फ्रीक्वेंसी को डेल्टा ई इज इक्वल टू एच न्यू जो है, इससे हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें? एनर्जी में। नोट करो इसको पहले। चले, ओके हो गया। अब हम बेटा ऐसा करते हैं, ये तो था हमारी इक्वेशन थी कौन से वाली? फ्रीक्वेंसी वाली। कौन सी इक्वेशन थी? फ्रीक्वेंसी वाली। अब हम चेंज करते हैं, यानी कन्वर्जन। एक इक्वेशन और है, कन्वर्जन ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्या? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को किस में कन्वर्ट करना है? अगर फ्रीक्वेंसी आपको मिल जाए तो फ्रीक्वेंसी को चेंज कर दो किस में? वेव नंबर में। किस में चेंज कर दो? वेव नंबर में। तो भी एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हो, और वेव नंबर को लिखते हैं न्यू बार। आपको पता है फोटॉन की एनर्जी सिर्फ फ्रीक्वेंसी में ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होती है। फ्रीक्वेंसी ही बेटा सिर्फ उसकी एनर्जी को नहीं शो करती, बल्कि वेव नंबर से भी इसका एनर्जी का ताल्लुक होता है। जब वेव नंबर बढ़ता है ना तो एनर्जी कम हो जाती है, और वेव नंबर बढ़ जाती है, और अगर वेव नंबर कम होता है तो फिर एनर्जी भी कम हो जाती है। तो मैं आपको ये अभी एक्सप्लेन कर दूंगा कि फ्रीक्वेंसी क्या है, वेव नंबर क्या है, वेवलेंथ क्या है, ये एंड में हम लेंगे। हाल फिलहाल पहले इक्वेशन बनाते हैं कि इक्वेशन कैसी होगी इसकी। तो यहां पर लेते हैं हम इसकी इक्वेशन। तो ये बनती है हमारे पास, अगर हमें वेव नंबर मिला हुआ है तो वो कहता है ऐसा करो, न्यू इज इक्वल टू सी न्यू बार। हमने सी न्यू बार करना है, और ये सी न्यू बार क्यों करोगे? क्योंकि हमने फ्रीक्वेंसी को किस में चेंज करना है? वेव नंबर में। अब देखो यहां पर न्यू किसको जाहिर कर रहा है? फ्रीक्वेंसी को। और सी किसको डिनोट कर रहा है? स्पीड ऑफ लाइट को। और उसके बाद न्यू बार किसको डिनोट कर रहा है? वेव नंबर को। किसको डिनोट कर रहा है? वेव नंबर को ये डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो अब हम फ्रीक्वेंसी मिल जाए तो हम उसका वेव नंबर निकाल सकते हैं, और अगर हमें वेव नंबर मिल जाए तो उसको फ्रीक्वेंसी में चेंज कर सकते हैं। तो अब देखते हैं बेटा, आपको पता है कि न्यू किसके बराबर है? न्यू बराबर है mz² e पावर 4 के।
तो अब इस इक्वेशन में जिसमें न्यू है, तो आपकी नई इक्वेशन कैसी बनेगी? ये बनेगी यहां पर C न्यू बार। अब ये न्यू किसके बराबर है? ये देखो, ये है mz स्क्वायर e⁴। ये न्यू की वैल्यू है जो हमने अभी बोर की थ्योरी से कैलकुलेट की है, अपॉन में 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h क्यूब, ये कर दिया। और उसके बाद 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। अब न्यू बार निकालना है। क्या निकालना है? न्यू बार। तो आप C को इस तरफ लेकर आओ, तो C इधर इनटू में है, इधर क्या हो जाएगी? डिवाइड में। किस में चली जाएगी? डिवाइड में। नई इक्वेशन बन जाएगी और वो देखते हैं कौन सी बनती है। तो यहां पर ये न्यू बार सेम रखो। अब C इधर लेकर आओ, इधर इनटू में, इधर बेटा डिवाइड में। तो वैल्यू हो जाएगी mz स्क्वायर e⁴ अपॉन में 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। अब C भी इधर आ गया, तो ये बन गया CH क्यूब। C कहां से आया? इधर से उठाया, इधर अपॉन में रख दिया। C न्यू बार इनटू क्या होगा? 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। अब देखो, ये सारे कांस्टेंट हैं, सिर्फ एक चीज यहां कांस्टेंट नहीं है। कौन सी है? Z। ये m है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, E क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी मीडियम कांस्टेंट, C स्पीड ऑफ लाइट, H प्लांक्स कांस्टेंट। सारे कांस्टेंट है, सिर्फ एटॉमिक नंबर, ये एटम टू एटम क्या होता है बेटा? चेंज होता है। तो हम इसको एटॉमिक नंबर को हाल फिलहाल अलग कर देते हैं। तो वो कहता है ऐसा करो, me⁴ अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर CH क्यूब। कहता है इसको बराबर ले लो किसके? RH के। किसके बराबर ले लो? RH के बराबर ले लो। और RH क्या होगा? ये कहता है ये है रेडबर्ग्स कांस्टेंट। इसकी वैल्यू इसने बराबर कर दी है। किसके बराबर कर दी है? ये कर दी है RH की वैल्यू। ये है RH की वैल्यू 1.09678 इंटू 10 पावर कितना कर दें? 7 वेव नंबर का कांस्टेंट है। किसका कांस्टेंट है? वेव नंबर का। तो अब हमारी फाइनल इक्वेशन, बस ये सब खत्म हो गए। RH आ गया, रेडबर्ग कांस्टेंट है, वेव नंबर है, और ये बताता है कि ज्यादा में ज्यादा किसी फोटॉन में जो वेव नंबर कांस्टेंट हो सकता है वो कौन सा वाला है? वो हो सकता है इतनी लहरों की तादाद। ये मैं आपको फिर एक्सप्लेन करता हूं, थोड़ा पहले इक्वेशन बना लो, ठीक है? तो नोट कर लो इसको पहले। ओके, अब हम बेटा इस इक्वेशन को शॉर्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारी फाइनल इक्वेशन कौन सी बनती है। तो हमारी इक्वेशन बनी, ये सब खत्म हो गए। क्या बचा? न्यू बार इज इक्वल टू क्या रखोगे? Z स्क्वायर इंटू क्या करोगे? RH, और इंटू 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। अब ये इक्वेशन फर्स्ट टाइम बोहर ने किस पे अप्लाई की? हाइड्रोजन के एटम पे। तो हाइड्रोजन एटम का आपको पता है एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1। तो अब ये बना न्यू बार इज इक्वल टू, यहां 1 को स्क्वायर कर दो, RH से मल्टीप्लाई, इज इक्वल टू या RH इंटू क्या होगा?
1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर होगा। तो 1 को स्क्वायर करो 1, फिर मल्टीप्लाई 1 से, तो फाइनल इक्वेशन न्यू बार इज इक्वल टू RH अब इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। इसको कर देते हैं इक्वेशन नंबर 11। अब ये इक्वेशन है जो आप यूज कर सकते हो क्या कैलकुलेट करने के लिए, कोई भी फोटॉन जो इलेक्ट्रॉन जज़ब करता है जब n1 में होता है, फिर उसकी एनर्जी कितनी बढ़ेगी, वो कौन से वेव नंबर का फोटॉन जज़ब कर रहा है वो रखेंगे, और फिर n2 ये आ जाएगा, तो जिसमें वो जंप कर जाएगा, तो उसकी एनर्जी चेंज वेव नंबर में कितनी होगी ये आ गया। फ्रीक्वेंसी में कितनी होगी वो तो हमने ये बनाया। अब अगर वेव नंबर में होगी तो वो कितनी, क्योंकि आप फोटॉन की एनर्जी फ्रीक्वेंसी में भी लेते हो और वेव नंबर में भी लेते हो। तो अभी RH क्या है, इसके लिए आपको सबसे पहले क्या समझना पड़ेगा, वेव नंबर और फ्रीक्वेंसी, इन दोनों में फर्क क्या है और वेवलेंथ में क्या फर्क है। तो ये कुछ टर्म है जो इक्वेशंस में हम यूज कर रहे हैं। तो अब हम इन तीनों टर्म्स को क्लियर कर देंगे, तो फिर हमें ये इक्वेशंस काम की होंगी, यानी हम फ्रीक्वेंसी या वेव नंबर कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले नोट करो इसको, शाबाश। अब बेटा ये 2-3 टर्म हैं, इनको हम क्लियर करते हैं, फिर हम वेव नंबर कहाँ यूज करेंगे, वेव नंबर का क्या मतलब होगा, क्यों वेव नंबर को एनर्जी से रिलेटेड करते हो, और उसके बाद वेव लेंथ क्यों नहीं करते, फ्रीक्वेंसी क्यों करते हैं। तो इन चीजों को यहां पर हम देखेंगे। ठीक है, तो यहां पर बेटा सबसे पहले हम लेते हैं वेव लेंथ। ये भी आम तौर पर इसको लैम्डा से डिनोट करते हैं। अच्छा, ये कभी कभार 1/फ्रीक्वेंसी भी लिखा होता है, फ्रीक्वेंसी का इनवर्स होता है। तो वेव नंबर है क्या, इसके लिए सबसे पहले वेवलेंथ क्या है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या समझना पड़ेगा, वेव को। एक वेव को वेव भी बोलते हो इसको, या फिर इसको क्या बोलते हो, साइकिल। क्या बोलते हो इसको, साइकिल। एक वेव या एक साइकिल, ये क्या होती है। इसके लिए हमें आमतौर पर कहा जाता है कि एक वेव या एक साइकिल, ये बेटा जब एनर्जी ट्रांसफर होती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक फोटॉन के जरिए, तो फिर ये एक रास्ता है, एक मीडियम है, एक वसीला है एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचाने का। यानी एक वेव जो है वो एक सोर्स ऑफ क्या है, एनर्जी है, मीडियम ऑफ एनर्जी है, जिसके जरिए एनर्जी एक पाथ है, एनर्जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रेवल करती है, मूव करती है। तो हम यहां लिख सकते हैं कि एक वेव, एक लहर जो है वो असल में क्या है बेटा, इज ए मीडियम। मीडियम यानी रास्ता है, पाथ है, वसीला है, मीडियम ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ठीक है, एनर्जी को ट्रांसफर करना है एक जगह से दूसरी जगह, तो ये वेव कहलाती है, ये लहर कहलाती है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। चलो भाई, अब आते हैं कि ये जो वेव है, ये जो एनर्जी का साइकिल है, जो एनर्जी को ट्रांसफर करता है एक जगह से दूसरी जगह, उसका रास्ता है। तो फिर हर वेव क्या होती है, आमतौर पर उसके दो हिस्से होते हैं। जी, और पेज नंबर
जी बुक का पेज नंबर कौन सा है सर? बेटा बुक का 27 पेज के नंबर। ये बुक में नहीं है, ये बुक में सिर्फ इक्वेशन है। वेव का मैं आपको बता दूं, क्योंकि Yes, sir. आप वेवलेंथ या वेव नंबर इस्तेमाल करोगे ना, फिर आपको पता हो कि एनर्जी वेव नंबर में क्यों होती है, वेवलेंथ में क्यों होती है। तो ये कुछ बेसिक हैं, ये आप कर Yes, लो, sir. ठीक है ना। ओके, तो अब हाँ, ये एक मैट्रिक का टॉपिक है। हाँ, एक वेव जो है वो दो हिस्सों में होती है। ऊपर वाला हिस्सा क्रेस्ट कहलाता है और नीचे वाला हिस्सा क्या कहलाता है, ट्रफ कहलाता है। तो ये एक वेव होती है। अब हम वेव लेंथ, क्या बेटा, वेव लेंथ जो है इसको अगर लेते हैं यानी लैम्डा लेते हैं, तो ये किस तरह होती है। ये आम तौर पर आप पढ़ते हो कि दो लगातार आमने सामने वाली ट्रफ हो या फिर दो क्रेस्ट, इनके बीच में जो गैप होता है इसको क्या बोलते हो, इसको बोलते हो वेवलेंथ। यानी हमसे अगर कोई पूछे कि वेवलेंथ क्या है, वेवलेंथ किसको कहा जाता है, यानी हम लिख सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव माना लगातार साथ साथ, टू सक्सेसिव क्या बेटा, ट्रफ्स, या तो ट्रफ्स हो और या फिर क्या हो, क्रेस्ट्स, इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं, वेव लेंथ बोलते हैं, ठीक है, इसको वेवलेंथ कहा जाता है। अब ये वेवलेंथ जो है ये आम तौर पर आपने सुना होगा, अगर बड़ी लहरें हैं तो वेवलेंथ भी ज्यादा होता है, अगर लहरें क्या हो, छोटी हो, तो वेवलेंथ क्या हो जाता है, ये कम हो जाता है। तो हमेशा वेवलेंथ वेव का साइज बताता है, जितना वेवलेंथ ज्यादा होगा उतना वेव बड़ी होंगी, अगर वेवलेंथ कम है तो फिर वेव भी छोटी होती हैं। तो इसलिए हम यहां लिख सकते हैं कि वेव लेंथ, जो वेव लेंथ है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके साथ, साइज ऑफ वेव के साथ। जितना वेव को बड़ा करोगे वेवलेंथ बढ़ेगी, जितना वेव छोटा करोगे वेवलेंथ छोटी हो जाएगी। अच्छा, अब ये वेवलेंथ जब बढ़ती है तो एनर्जी वेव की कम हो जाती है, एनर्जी बहुत कम होती है उसमें। तो इसलिए हम लिखते हैं कि वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके साथ, एनर्जी के साथ। यानी जिस वेव का वेवलेंथ बड़ा है उसमें एनर्जी कम है, उसकी वेलोसिटी कम है, उसकी रफ्तार कम है। जितना वेव छोटी होंगी उतना उनकी रफ्तार ज्यादा होगी, एनर्जी ज्यादा होगी। इसको नोट करो, बिटाएं इसको। चले, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, और वो इस वेवलेंथ का बिल्कुल क्या है, ऑपोजिट है। और उस ऑपोजिट कैरेक्टर को क्या बोलते हो, इसको बोलते हो फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हो, और वेवलेंथ पे एनर्जी होती है। हाँ ना, तो वेवलेंथ जो है ये असल में वेव खुद एनर्जी है। अब वेवलेंथ अगर Yes, sir. बड़ी है तो फिर समझो एनर्जी थोड़ी है, अगर वेवलेंथ छोटी है तो फिर समझो एनर्जी ज्यादा है। तो ये खुद तो Energy कम एनर्जी, है। हाँ, एनर्जी के ज्यादा साथ, है। ठीक। तो ये फ्रीक्वेंसी यानी न्यू इसको पढ़ते हैं, ठीक। तो ये क्या होती है, अब देखो हमने पॉइंट ए एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब इस लाइन से भाई आप देखते हो एक सेकंड में, समझो पॉइंट ए है, अब एक लाइन ड्रॉ कर दो, इधर से श्वाएं गुजर रही हैं, वेव पास हो रही हैं, पर एक सेकंड में जितनी लहरें, जितनी वेव्स इस पॉइंट को क्रॉस करेंगी एक सेकंड में, यूनिट टाइम में, तो वो क्या कहलाएगी, फ्रीक्वेंसी। तो इसलिए हम फ्रीक्वेंसी को कैसे डिफाइन करते हैं, नंबर ऑफ क्या, वेव्स पासिंग, गुजर रही हैं, पर यूनिट ऑफ
टाइम, यानी एक मखसूस टाइम में यूनिट्स में गुजर रही हैं। तो अब फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होगा? नंबर ऑफ वेव्स, लहरें गुजर रही हैं, और टाइम सेकंड्स में होगा। तो फिर फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होगा? यानी साइकिल या वेव पर सेकंड, ये इसका यूनिट होगा। अगर बेटा लहरें, एक लहर मिसाल के तौर पे एक श्वा यहां से गुजरती है, तो हम लिखेंगे 1 वेव पर सेकेंड। तो 1 वेव हो गई। अगर 2 गुजरती हैं तो फ्रीक्वेंसी होगी 2 वेव्स 2 साइकिल पर सेकेंड। तो इस तरह ये वेव्स होती हैं। अब अगर एक वेव 1 सेकेंड में गुजरती है तो हम इसको बोलते हैं 1 हर्ट्ज। क्या बोलते हो इसको? 1 हर्ट्ज। अगर 2 लहरें 1 सेकेंड में गुजरती हैं तो इसको बोलते हैं 2 हर्ट्ज। अगर 3 लहरें गुजरती हैं 3 हर्ट्ज। तो ये फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज भी होता है। अब इसकी पिक ले लो। अभी शायद आपका टाइम यहां ऑफ हो रहा है, तो बाकी रह गया हमारा वेव नंबर। फिर हम इक्वेशन को जो बोहर की है वेवलेंथ और वेव नंबर वाली, उसको अप्लाई करेंगे कि वो कैसे इंप्लीमेंट होती है। नोट करें इसको, शाबाश। ओके, तो कल फिर हम यहीं से बेटा आखिरी होगा इसका, वेव नंबर क्या है और उसका एनर्जी के साथ क्या है। कल थोड़ा फ्रीक्वेंसी को भी देखेंगे, एनर्जी के साथ क्या रिलेशन है, और हम फ्रीक्वेंसी को वेव नंबर में या एनर्जी में कैसे चेंज करेंगे। इसको ऑफ करो। इसको लिखेंगे 2 हर्ट्ज या 2hz, ये शॉर्ट फॉर्म होता है हर्ट्ज का या फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, यूं भी लिख सकते हो। अगर ऐसे समझ लो कि 1000 वेव्स, ठीक है, वेव्स पर सेकेंड क्रॉस कर रही है एक पॉइंट को 1000 श्वाएं, तो हम इसको बोलेंगे 1 किलो हर्ट्ज। किलो माना 1000, तो इसको लिखते हैं KHZ। ठीक है, तो किलो हर्ट्ज 1000 श्वाएं 1 सेकेंड में क्रॉस कर जाएं, तो ये किलो हर्ट्ज कहलाते हैं। अब याद रखो, जितना लहरें छोटी होती हैं, वेवलेंथ छोटी होती है, तो उनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, और जैसे जैसे लहरें बड़ी होती जाती हैं तो उनकी फ्रीक्वेंसी आमतौर पर कम होती जाती है। ठीक है, पहले इसको नोट करो। चलो, तो अब हम यहां पर लिखेंगे कि लहरों की एनर्जी फ्रीक्वेंसी के साथ क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी हम कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी ऑफ क्या बेटा? वेव्स। अगर एनर्जी आपको पता चल जाए कि फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो वेव्स में एनर्जी भी ज्यादा है। लेकिन अगर आपको कहें वेव लेंथ, अगर वेव लेंथ की बात हो, लैम्डा की बात हो, तो ये इनवर्स होता है, ऑपोजिट होता है। ठीक है, यानी ये वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी के साथ क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसलिए हमारा लैम्डा बराबर होता है 1/μ के, इनवर्स के बराबर होता है। तो आपको लैम्डा यानी वेवलेंथ मिल जाए, फ्रीक्वेंसी निकालने का बहुत आसान तरीका है। या फ्रीक्वेंसी मिल जाए तो लैम्डा को उससे 1 से फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करो। तो ये दूसरा समझें, अगर वेवलेंथ लहरें बड़ी हैं तो समझ लो लो फ्रीक्वेंसी, रफ्तार थोड़ी होगी। ठीक है, अगर लहरें छोटी हैं, क्या है? छोटी हैं, तो फिर समझ लो क्या होगी? हाई फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, एनर्जी भी ज्यादा होगी। तो इसका मतलब है हम इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को फ्रीक्वेंसी में ले सकते हैं। फ्रीक्वेंसी ज्यादा है फोटॉन की तो एनर्जी ज्यादा देगा, फ्रीक्वेंसी कम है तो फिर एनर्जी कम देगा।
तो ये फ्रीक्वेंसी भी एनर्जी के लिए कैलकुलेट हो सकती है। पिक ले लो इसकी। अब एक और यूनिट आखिरी, और वो यूनिट कौन सा है? वो यूनिट है हमारा, ऑलमोस्ट आपने पढ़ा हुआ है, बस आखिरी यूनिट है, और वो है वेव नंबर। क्या है? वेव नंबर। अब वेव नंबर जो है इसको लिखते हो न्यू बार से, इसको पढ़ेंगे न्यू बार, NUBAR, ये बार की निशानी। अब न्यू बार यानी वेव नंबर क्या है? आपको पता है लेंथ की इकाई या यूनिट हम सेंटीमीटर लेते हैं, ठीक है। अब 1 सेंटीमीटर आपने समझ लो डिस्टेंस ले लिया। अब इस 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर। तो पहले सेंटीमीटर में देखो लहरें इतनी बन रही, दूसरे बेटा सेंटीमीटर में ये लहरें बन रही, और ये है तीसरा सेंटीमीटर। तो इस सेंटीमीटर में वेव्स कितनी है पहचानते हैं, या ट्रफ गिन लो या क्रेस्ट। ये देखो 1 2 3, तो यहां पर है 3 वेव्स, 3 वेव्स क्या पर सेंटीमीटर इधर, और इसमें कितनी है 1 2 3 4 5, यहां पर है 5 वेव्स क्या पर सेंटीमीटर, और यहां पर कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये है 8 वेव्स पर सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है ये वेव्स 1 सेंटीमीटर के अंदर जितनी बनेंगी वो उन वेव्स का क्या कहलाएगा? वेव नंबर। मैं आपसे पूछता हूं इसका वेव नंबर क्या है? तो 3 वेव्स 1 सेंटीमीटर में, यानी ये वेव नंबर है 3 वेव्स पर सेंटीमीटर। ये है 5 वेव पर सेंटीमीटर वेव नंबर, और ये कितना है 8 वेव्स पर सेंटीमीटर। तो ये पर सेंटीमीटर जो है ये इसका वेव नंबर कहलाता है, ठीक है। तो अब वेव नंबर को कैसे डिफाइन करेंगे? नंबर ऑफ वेव्स और रेडिएशंस, वेव्स और रेडिएशंस पर यूनिट लेंथ। एक यूनिट लेंथ में कितनी रेडिएशन या वेव्स होती हैं, ये वेव नंबर है। तब न्यू बार का यूनिट क्या होगा? वेव्स या साइकिल्स पर सेंटीमीटर, ये इसका यूनिट है। तो फेडरल की बुक्स में ये फिर कैसे लिखा होता है? ये ऐसे नहीं होता, ये न्यू बार इज इक्वल टू बस क्या लिखा होगा? पर सेंटीमीटर। क्या लिखा होगा? पर सेंटीमीटर। तो ये है बेटा वेव पर सेंटीमीटर के हिसाब से, ठीक है। तो अब नोट करो इसको। शाबाश। अब देखो जितना वेव्स छोटी हैं उतना उनकी आमतौर पर तादाद क्या है? ज्यादा है, वेव नंबर बड़ा है। जितना वेव्स बड़ी है ना तो वेव नंबर क्या है? छोटा है। तो अब साइज किसको डिनोट करता है? वेवलेंथ को। वेवलेंथ बड़ी है तो वेव नंबर कम है, वेवलेंथ छोटा है तो वेव्स क्या हैं? ये ज्यादा है। तो इसलिए याद रखो वेव नंबर बढ़ेगा तो वेवलेंथ कम हो जाएगी, और वेवलेंथ बढ़ी तो नंबर ऑफ वेव्स कम हो जाएंगे, यानी वेव नंबर कम हो जाएगा। तो पहले इसको नोट करते हैं। तो इस एतबार से फिर हम क्या कहेंगे बेटा कि वेव नंबर साइज ऑफ वेव के साथ, ये देखो वेव नंबर जो है वो साइज ऑफ वेव के साथ या वेव लेंथ के साथ क्या है? इनवर्स है, यानी वेव नंबर न्यू बार ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके साथ? वेव लेंथ यानी लैम्डा के साथ। और वेव नंबर जो है यानी न्यू बार ये किसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? एनर्जी के साथ, या फिर किसके साथ है? फ्रीक्वेंसी के साथ। फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो एनर्जी बढ़ जाती है, या फिर यूं कर लो वेव नंबर बढ़ा दो
अपने आप फोटॉन की एनर्जी बढ़ जाएगी। तो जितना लहरें छोटी वेव नंबर बड़ा एनर्जी ज्यादा, छोटी लहरें ज्यादा आएंगी सेंटीमीटर में वेव नंबर बढ़ जाएगा, बड़ी लहरें थोड़ी आएंगी तो नंबर ऑफ वेव्स कम हो जाएगा, वेव नंबर कम हो जाएगा। तो वेव नंबर छोटा एनर्जी कम, वेव नंबर बड़ा एनर्जी ज्यादा। तो हम अब जो है इस इक्वेशन को इलेक्ट्रॉन जो भी वेव्स बेटा एब्जॉर्ब करता है वो अगर छोटी लहरें तो ज्यादा एनर्जी इलेक्ट्रॉन की बढ़ेगी, अगर उसने बड़ी लहरें एब्जॉर्ब की तो फिर कम एनर्जी बढ़ेगी। तो ये है बेटा वेव लेंथ, वेव नंबर और फ्रीक्वेंसी जो कि हम बोर की थ्योरी में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए इस फार्मूले को यूज करते हैं। या वेव नंबर निकालो या फ्रीक्वेंसी निकालो या फिर उसको उलट कर दो तो आप वेवलेंथ निकाल सकते हो। ठीक है, तो नोट करो इसको। अब ये इक्वेशन कहां इस्तेमाल होगी? ये इक्वेशन आपने जो बनाई कौन से वाली थी? RH वाली। ये असल में इस्तेमाल होती है हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन पे, और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी गेन करके एक ऑर्बिट से दूसरे में जाता है, फिर गेन करके दूसरे से तीसरे में जाता है, फिर गेन करके तीसरे से चौथे में जाता है। जब एक इलेक्ट्रॉन बेटा एनर्जी गेन करके हायर लेवल में जाएगा तो उसकी एनर्जी चेंज कितनी होगी वो न्यू बार से मालूम करेंगे। पर अभी हमें यह देखना है कि बोहर ये एक्सप्लेन कैसे करेगा कि एक इलेक्ट्रॉन जब अपने एक बेटा ऑर्बिट से निकलकर दूसरे ऑर्बिट में जाता है और उसके बाद वो क्या वहां परमानेंट रहेगा एनर्जी जब उसकी बढ़ गई? तो वो कहता है ऐसा नहीं है, ये फिर इलेक्ट्रॉन मुख्तलिफ बेटा ऑर्बिट्स में जब जाता है तो वहां थोड़ी देर ये मौजूद रहता है और उसके बाद होता क्या है, ये वहां अनस्टेबल होता है और उसके बाद वहां कुछ देर बाद ये बाहर वापस अपनी वही एनर्जी जो उसने गेन की होती है वो वापस सिमिट करता है और वहीं आ जाता है जहां से वो निकलकर आउट हुआ था हायर लेवल में। तो इससे फिर वो जो रोशनी इलेक्ट्रॉन इमिट करता है इससे हाइड्रोजन एटम की क्या बनती है? स्पेक्ट्रम बनती है। और इस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को हम फिर नाम क्या देते हैं बेटा? इसको फिर हम नाम देते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल लाइन या हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सीरीज। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक इक्वेशन जो हमने बनाई अभी हमने कहां अप्लाई करनी है? किसी न किसी ऐसे एटम के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए जो स्पेक्ट्रम बनाता है यानी रोशनी जज़ब करता है और इमिट करता है जैसे हाइड्रोजन का एटम। तो फिर इस स्पेक्ट्रम को क्या बोलते हो? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो अब हम पहले इसको देखेंगे कि बोहर की थ्योरी में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कैसे बनती है। तो अब हमारा टॉपिक होगा नेक्स्ट बेटा वो है बोहर्स थ्योरी। बोहर्स थ्योरी एंड क्या बेटा? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। क्योंकि हमने ये इक्वेशन इस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बेटा एनर्जी इलेक्ट्रॉन की कैलकुलेट करने के लिए बनाई है। तो स्पेक्ट्रम कैसे बनेगी फिर उसमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। तो बोहर ने बहुत आसान और सिंपल तरीका बताया है कि हाइड्रोजन का एटम स्पेक्ट्रम कैसे बनाता है। आपको सबसे पहले बता दें एटमों की स्पेक्ट्रम या स्पेक्ट्रा बनती कैसे। सबसे पहले याद रखो आपको कोई भी एटम की स्पेक्ट्रम बनानी है तो आपको वो एटम बिल्कुल आजाद करने पड़ेंगे। अगर वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, बॉन्ड बनाया हुआ है, तो उसको हीट करके उन एटमों के बॉन्ड तोड़ दो, एटम फ्री कर लो, एटम आजाद कर लो। जब सारे उसके एटम एलिमेंट के आजाद हो जाएं, फिर उनके फ्री इलेक्ट्रॉन एनर्जी जज़ब भी करते हैं और खारिज भी करते हैं। उस रोशनी की लकीरों को जो वो जज़ब करते हैं और खारिज करते हैं उनको बोलते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रम।
तो आपको पता है हर एटम की स्पेक्ट्रम कैसे हासिल हो? ये आपने एक एक्सपेरिमेंट पढ़ा है जिसको आप बोलते हो क्रूक्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट। क्या बोलते हो? क्रूक्स ट्यूब। इस क्रूक ट्यूब में कोई भी गैस में एटमों को चेंज करते हैं, मॉलिक्यूल्स को गैस में चेंज करते हैं, तो उसको क्रूक्स ट्यूब में फिल किया जाता है और फिर उसमें से करंट पास होता है, और करंट जब पास होता है तो वो गैसेस जो भरी होती हैं क्रूक्स ट्यूब में वो लाइट इमिट पहले एब्जॉर्ब करती हैं फिर इमिट करती हैं। अब इस बेटा लाइट को जो क्रूक्स ट्यूब में गैस से पैदा होती है इसको हम किससे गुजारते हैं? प्रिज्म से, और फिर वो जो हमें स्पेक्ट्रल लाइन या रोशनी मिलती है उसको एटॉमिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब बच्चे कहेंगे सर सब तो एटम गैसों में नहीं होते ना, हाइड्रोजन गैस में है, नाइट्रोजन गैस में है, हीलियम गैस में है, तो इनकी तो स्पेक्ट्रम क्रूक्स ट्यूब में बन जाएगी। गैस को भरेंगे, करंट पास करेंगे, रोशनी पैदा होगी। लेकिन काफी सारे जैसे आयरन, लोहा है, तांबा, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, ये तो सॉलिड में होते हैं। क्या ये स्पेक्ट्रम नहीं बनाते? ये भी बनाते हैं। क्या लिक्विड, ब्रोमीन लिक्विड है, क्या ये स्पेक्ट्रम नहीं बनाती? ये भी बनाती है। तो इनको सॉलिड जी। सर ये जो हाइड्रोजन जो आप कह रहे हैं कि वो चेंज हो जाएंगे मॉलिक्यूल में, तो ये मॉलिक्यूल में चेंज होना जरूरी है क्या? नहीं, गैस में चेंज होना जरूरी। मॉलिक्यूल भले हो पर वो किस शक्ल में? मॉलिक्यूल हो, गैस में हो। उस गैस को किस में भरो? क्रूक्स ट्यूब में। फिर उसमें से क्या पास करो? करंट, ताकि वो गैस के मॉलिक्यूल जो हैं वो टूट जाएं। मॉलिक्यूल में तो एटम इकट्ठे होते हैं ना, अब उसको हीट करके तोड़ो, वो एटम फिर गैस में आसानी से टूट जाते हैं, फ्री एटम हो जाए। फिर करंट दोबारा उसमें से ट्यूब में से पास करो, फिर एटमों के इलेक्ट्रॉन फिर जो लाइट जज़ब करेंगे और इमिट करेंगे, ये एटॉमिक स्पेक्ट्रम होगी। तो वो होते मॉलिक्यूल में है गैसेस, लेकिन करंट पास होने पर एटमों में टूट जाते हैं, फिर एटॉमिक स्पेक्ट्रा बनती है। अब अगर कोई मेटल है जैसे आयरन है, कॉपर है, ये तो सॉलिड है ना, इसको गैस में कैसे चेंज करें? पहले आप उस मेटल को इतना हीट करो कि वो पिघल जाए, मेल्ट हो जाए, वो बन जाएगा लिक्विड। अब लिक्विड को फिर हीट करो, टेम्परेचर ज्यादा लेगा लेकिन वो गैस में चेंज हो जाएगा। जब उसकी भाप बन जाए, गैस बन जाए, अब ये क्रूक्स ट्यूब में फिल करेंगे और फिर करंट पास करेंगे। तो हर एलिमेंट की कब हम स्पेक्ट्रम हासिल करेंगे? जब उसको गैस में चेंज करेंगे। तो गैस में चेंज करने के लिए बस ज्यादा हीट करना पड़ेगा, तो वो सॉलिड पिघल कर लिक्विड बनेगा, और हीट करोगे गैस, तो गैस इसमें करना पड़ेगा तब वो। और दूसरा, एक ही टाइप के एटम हो, ऐसे ना हो डिफरेंट एटमों का मॉलिक्यूल उठाओ, जैसे H2O है, इसका एटॉमिक स्पेक्ट्रम नहीं बनेगा। जैसा HCl है, CH4 है, इनका नहीं। या H2 हो, N2 हो, O2 हो, तो एक ही जैसे एटम हो, उनकी गैस बनाओ, फिर गैस को फिल करो, करंट पास करो, ये एटॉमिक स्पेक्ट्रम बनती है। तो आज हम देखेंगे कि ये बोहर की थ्योरी हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रम बताती है कैसे बनती है। बहुत सादा तरीका है इसका बनाने का। अब मैं आपको सबसे पहले ये बताता हूं कि भाई हमने क्रूक्स ट्यूब में क्या फिल किया? हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस में हाइड्रोजन के दो एटम हैं आपस में जुड़े हुए। अब ये जो दो एटम आपस में जुड़े हुए हैं इनको बोलते हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। क्या बोलते हो? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, H2। अब इन दो एटमों को क्या करोगे? इसको करोगे हीट, गर्म करोगे, बहुत ज्यादा हीट दोगे। पर किसके अंदर हीट करोगे? इनसाइड क्रूक्स ट्यूब, क्रूक्स ट्यूब के अंदर। तो जब हीट मिलेगी क्रूक्स ट्यूब के अंदर, तो ये हीट क्या करेगी? इन एटमों की कशिश को, बॉन्ड को तोड़ेगी, एटम अलग हो जाएंगे। जब हीट करने के बाद ये एटम क्या हो गए? अलग हो गए दोनों। बोहर कहता है दोनों एटम अलग हो गए। अब ये बन गए हाइड्रोजन के एटम्स। क्या बन गए?
एटम्स। अब ये एटम जो है ना, ये स्पेक्ट्रम बनाएंगे, ये नहीं बनाएंगे, इकट्ठे ये नहीं बनाएंगे, ये बनाएंगे, पर हो सेम। ये भी हाइड्रोजन का एटम और ये भी हाइड्रोजन का एटम। तो यहां तक पहले इसकी पिक ले लो, पिक ले ली। चलो अब आगे बात करते हैं। भाई जब ये एटम मिल गए, अब स्पेक्ट्रम कैसे बनेगी? तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम अब कैसे बनेगी, बोहर हमें एक्सप्लेन करता है कुछ इस तरीके से। जी सर इसमें एनर्जी सर रिलीज होती है क्या? नहीं, पहले एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, पहले एब्जॉर्ब होती है, फिर जब इलेक्ट्रॉन वापस आता है ना, फिर रिलीज होती है। तो स्पेक्ट्रम में रिलीज होती है। फिर मैं आपको बताऊंगा ये स्पेक्ट्रम कितने टाइप के होते हैं, ठीक है ना, कि एक में एब्जॉर्ब होती है और एक में रिलीज होती है, ऐसा है। रिलीज होती है। हाँ होती है, बिल्कुल होती है, उसको भी देखेंगे। ठीक, हाँ सर जी। जितनी एटम इलेक्ट्रॉन्स जो है वो खर्च करेगा उतनी वो लेगा। हाँ जी, नहीं देखो ना, इलेक्ट्रॉन अपनी जाती एनर्जी, एक बात याद रखना, जो इलेक्ट्रॉन की जाती एनर्जी है ना, वो ना वो इमिट करता है ना ही वो चेंज करता है, वो तो उसकी अपनी है, वो तो कांस्टेंट है। अब अगर उसको बाहर से क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, वो जितनी पहले एब्जॉर्ब करेगा उतनी बाद में अब ये क्रूक्स ट्यूब में फिल करेंगे और फिर करंट पास करेंगे। तो हर एलिमेंट की कब हम स्पेक्ट्रम हासिल करेंगे, जब उसको गैस में चेंज करेंगे। तो गैस में चेंज करने के लिए बस ज्यादा हीट करना पड़ेगा, तो वो सॉलिड पिघल कर लिक्विड बनेगा, और हीट करोगे गैस, तो गैस इसमें करना पड़ेगा तब वो। और दूसरा, एक ही टाइप के एटम हो, ऐसे ना वो डिफरेंट एटमों का मॉलिक्यूल उठाओ, जैसे H2O है, इसका एटॉमिक स्पेक्ट्रम नहीं बनेगा, जैसा HCl है, CH4 है, इनका नहीं, या H2 हो, N2 हो, O2 हो, तो एक ही जैसे एटम हो, उनकी गैस बनाओ, फिर गैस को फिल करो, करंट पास करो, ये एटॉमिक स्पेक्ट्रम बनती है। तो आज हम देखेंगे कि ये बोहर की थ्योरी हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रम बताती है कैसे बनती है। बहुत सादा तरीका है इसका बनाने का। अब मैं आपको सबसे पहले ये बताता हूं कि भाई हमने क्रूक्स ट्यूब में क्या फिल किया, हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस में हाइड्रोजन के दो एटम हैं, आपस में जुड़े हुए हैं। अब ये जो दो एटम आपस में जुड़े हुए हैं, इनको बोलते हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। क्या बोलते हो, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, H2। अब इन दो एटमों को क्या करोगे, इसको करोगे हीट, गर्म करोगे, बहुत ज्यादा हीट दोगे, पर किसके अंदर हीट करोगे, इनसाइड क्रूक्स ट्यूब, क्रूक्स ट्यूब के अंदर। तो जब हीट मिलेगी क्रूक्स ट्यूब के अंदर, तो ये हीट क्या करेगी, इन एटमों की कशिश को, बॉन्ड को तोड़ेगी, एटम अलग हो जाएंगे। जब हीट करने के बाद ये एटम क्या हो गए, अलग हो गए, दोनों, बोहर कहता है दोनों एटम अलग हो गए। अब ये बन गए हाइड्रोजन के एटम्स। क्या बन गए, एटम्स। अब ये एटम जो है ना, ये स्पेक्ट्रम बनाएंगे, ये नहीं बनाएंगे, इकट्ठे ये नहीं बनाएंगे, ये बनाएंगे, पर हो सेम। ये भी हाइड्रोजन का एटम और ये भी हाइड्रोजन का एटम। तो यहां तक पहले इसकी पिक ले लो, पिक ले ली। चलो अब आगे बात करते हैं। भाई जब ये एटम मिल गए, अब स्पेक्ट्रम कैसे बनेगी। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम अब कैसे बनेगी, बोहर हमें एक्सप्लेन करता है कुछ इस तरीके से। जी सर इसमें एनर्जी सर रिलीज होती है क्या? नहीं, पहले एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, पहले एब्जॉर्ब होती है, फिर जब इलेक्ट्रॉन वापस आता है ना, फिर रिलीज होती है। तो स्पेक्ट्रम में रिलीज होती है। फिर मैं आपको बताऊंगा ये स्पेक्ट्रम कितने टाइप के होते हैं, ठीक है ना, कि एक में एब्जॉर्ब होती है और एक में रिलीज होती है, ऐसा है। रिलीज होती है। हाँ होती है, बिल्कुल होती है, उसको भी देखेंगे। ठीक, हाँ सर जी। जितनी एटम इलेक्ट्रॉन्स जो है वो खर्च करेगा उतनी वो लेगा। हाँ जी, नहीं देखो ना, इलेक्ट्रॉन अपनी जाती एनर्जी, एक बात याद रखना,
जो इलेक्ट्रॉन की जाती एनर्जी है ना, वो ना वो इमिट करता है ना ही वो चेंज करता है, वो तो उसकी अपनी है, वो तो कांस्टेंट है। अब अगर उसको बाहर से क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, वो जितनी पहले एब्जॉर्ब करेगा उतनी बाद में इमिट करेगा, जितनी एब्जॉर्ब करेगा उतनी इमिट करेगा खुद। हाँ, अगर उसको न्यूक्लियस की ताकत उसको अट्रैक्ट ना करे, वो खुद जब जितनी जज़ब करेगा वापस आएगा उतनी इमिट करेगा असली। तो ये इलेक्ट्रॉन का उसूल है। अब अगर उसने अपनी एनर्जी जो कुदरती है उसकी, अगर वो उसने इमिट की, तो फिर इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फिर इमिट हो सकती है। फिर अगर इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी इमिट करता जाएगा तो एक वक्त में उसकी एनर्जी जीरो भी हो सकती है। तो इसलिए याद रखो, इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी जो नेचुरल है ना, वो इमिट नहीं करता, पहले वो लेता है एनर्जी, फिर वो एनर्जी इमिट करता है। कैसे, अभी देखते हैं इसको। ये हमें बोहर कहता है कि एक हाइड्रोजन का एटम है, हाइड्रोजन का एटम है, ठीक है। अब मैं इसको म्यूट कर दूं, आप लोगों के फिर वो वॉइसेस आ जाते हैं ना, तो इस वजह से फिर आप लोगों को डिस्टरबेंस होती है। तो ये म्यूट ऑल कर देते हैं, ठीक है। तो म्यूट ऑल यहां पे, ठीक। तो अब बेटा वॉइस आ रही है ना मेरी, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि ये कैसे बनती है। देखो, कहता है हाइड्रोजन का एक सिंपल एटम है, आपको पता है छोटे से छोटा एटम है, एक इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, और वो भी कौन से ऑर्बिट या शेल में, के में। बोर को ऑर्बिट कहता है, ठीक। अब कहता है ये इलेक्ट्रॉन इसको इत्तेफाक से, वैसे तो इसके साथ कई फोटान जो है ना वो टकरा रहे हैं, कई फोटान इसके साथ टकरा रहे हैं, लेकिन ये फर्ज करो पहले शेल में है, एनर्जी है 4 किलो जूल। अब इसको नेक्स्ट शेल में जाना है, कितनी एनर्जी चाहिए, सपोज यहां रहने के लिए 8 किलो जूल, तो 4 तो इसके पास है, 4 है। अब इसको जो चाहिए मजीद, उसको बोलेंगे एनर्जी डिफरेंस, डेल्टा ई, एनर्जी डिफरेंस। तो अब बेटा इसको जो एनर्जी चाहिए, 4 किलो जूल तो है, 8 बनानी है, तो 4 किलो जूल और मिल जाए तो ये 8 यहां चला जाएगा, ये बीच में कहीं नहीं रह सकता, इसने यहां ही रहना है, नेक्स्ट में जंप करना है। तो इसको फोटान ऐसा टकराएंगे तो कई, लेकिन ये कौन से फोटोन को जज़ब करेगा, जिसके पास ये डिफरेंस होगा। तो वो एक फोटोन इसको कुदरत ने इजाजत दी है कि ये जज़ब करे। जब ये जज़ब करेगा, अब इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके जंप आउट कर जाएगा, किसमें, नेक्स्ट एल शेल में। अब ये एल में चला जाएगा, क्योंकि इसको जो एनर्जी यहां रहने के लिए चाहिए थी वो एक फोटोन की शक्ल में इसको मिल गई। अब अगर इसको एक फोटोन की शक्ल में एनर्जी मिली है ना, तो ये बेटा ये ऑलमोस्ट बेटा इसके लिए काफी होगी, ठीक है, ये इसके लिए काफी है। एक फोटोन एक शेल तक जाने के लिए बोर कहता है ये जज़ब करेगा। 2-2 3-3 ये एक टाइम में नहीं करता है, ये प्लांक्स ने भी बताया था, हमें याद है आपको। चलो अब यहां पहुंचा, अब ये इलेक्ट्रॉन कहता है यहां पर जब पहुंच गया तो अब इधर ये घूमता रहेगा, ये अब सेकंड ऑर्बिट में क्या करेगा, घूमता रहेगा। लेकिन ये कितनी देर घूमेगा, एनर्जी लेने के बाद। अगर इसको और एनर्जी मिलती है तो हायर में जाएगा, वो डिपेंड करता है, एक फोटोन ऐसा मिल जाए जो उसको दूसरे शेल से कहां पहुंचाए, तीसरे में। पर अगर नहीं मिलता, कहता है इलेक्ट्रॉन इधर रिवॉल्व करता रहेगा, और कुछ वक्त के बाद, कुछ देर के बाद, यही एनर्जी जो इसने जज़ब कर रखी है, जो इसको के से कहां लेकर आई है, एल में, ये फोटोन लेकर आया है जी। 8 के डबल है, 8 डबल हो गए ना, 4 किलो जूल मिली, 4 थी, 4 और मिल गई, 8 में आ गया। अब ये एल में घूम रहा है, क्योंकि 8 हो चुकी है इसकी।
अब ये रिवॉल्व कर रहा है, कहता है थोड़ी देर रिवॉल्व करने के बाद यही एनर्जी दोबारा इसमें से फोटॉन की शक्ल में क्या होगी, इमिट, इसमें से निकल जाएगी, निकलने लगेगी, और ये इलेक्ट्रॉन वापस कहां आएगा, उसी जगह आएगा जहां से ये चला था। तो यहां हम लिखेंगे कौन सा फोटॉन इमिट कर रहा है, ये कर रहा है 4 किलो जूल का। किसका है ये, 4 किलो जूल, जो उसका फोटॉन उसने जज़ब किया था। अब ये दोबारा क्या करेगा, इमिट करेगा। जब ये इमिट करेगा, इस फोटॉन की रोशनी को हम किससे गुजारेंगे, इसको गुजारेंगे प्रिज्म से। ये रोशनी गुजरेगी, लाजमन इस रोशनी का कोई ना कोई कलर होगा, इस फोटॉन की लाइट के बेटा कलर होगा, और ये जो इसका कलर होगा, रोशनी होगी, इसी रोशनी को, जो अलग अलग भी हो सकती है, एक रंग की भी हो सकती है, इस रोशनी को हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। क्या बोलोगे इसको, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो अब ये बताओ सिंपल वर्ड्स में, वैसे तो kE ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन प्लैंक कहता है कर सकता है, लेकिन सिंपल वर्ड्स में हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कहां होता है, k ऑर्बिट में। जब इसको एनर्जी मिलती है तो ये जंप कर जाता है किसमें, नेक्स्ट ऑर्बिट में। उधर थोड़ी देर ये क्या करेगा, रिवॉल्व, गर्दिश करेगा, पर ये एक्स्ट्रा एनर्जी परमानेंट इसमें स्टोर नहीं हो सकती है। कुछ देर ये एनर्जी अपने पास एक्स्ट्रा रखेगा, लेकिन फिर यही एनर्जी इसमें से अपने आप क्या होने लगेगी, इमिट। और जब ये उसमें से एनर्जी अपने आप इमिट होगी, ये वापस फिर इसकी एनर्जी 8 किलो जूल से घट जाएगी, क्योंकि 4 किलो जूल का फोटॉन इमिट हो गया, ये वापस पहुंच जाएगा, एक्चुअल एनर्जी 4 किलो जूल हो जाएगी। तो जब ये वापस मुड़ेगा, वापस अपने शेल में आएगा, जो भी वो एनर्जी इमिट करेगा, इस एनर्जी को लाइट की शक्ल में होगी, इसको प्रिज्म में से गुजारेंगे, इसका कलर, इसकी फ्रीक्वेंसी, इसकी एनर्जी नोट की जाएगी, और इसी रोशनी को हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। क्या कहेंगे इसको, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बोलेंगे। तो इसकी पहले पिक लो, फिर मैं आपको इसके पॉइंट लिखवा देता हूं कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कैसे बनती है। अच्छा, कभी कभार ऐसा भी होता है कि यहां अब इलेक्ट्रॉन पहुंचा, अब इसको फिर एनर्जी मिलेगी, ये फिर एक फोटॉन एब्जॉर्ब करेगा, फिर दूसरे नेक्स्ट शेल में जाएगा, तो वहां उसको 16 किलो जूल चाहिए, तो फिर 8 तो है उसके पास, अब ये फोटॉन 8 किलो जूल देगा। फिर इससे ये एक और बेटा इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा, फिर ये एक और फोटॉन एब्जॉर्ब करेगा, फिर ये नेक्स्ट में। तो ऐसे ये जंप आउट करता जाता है, और कहीं 2-3 लेवल क्रॉस करने के बाद कहीं जाके रुक सकता है, और फिर ये वापस भी ऐसे होगा, यही फोटॉन फिर इसको दोबारा क्या करने पड़ेंगे, इमिट करने पड़ेंगे, और इनकी फ्रीक्वेंसी नोट करोगे, यही असल में क्या होगी, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होगी। तो पिक ले लो पहले, फिर हम इसको लिखते हैं, ठीक। ओके, अब बेटा, अब हम इसको लिखते हैं कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बोर की थ्योरी के मुताबिक कैसे बनती है। ठीक, तो अब हम इसको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को दोबारा लिखेंगे कि ये कैसे बनती है, यानी अकॉर्डिंग टू बोहर्स थ्योरी, बोहर की थ्योरी के मुताबिक क्या होता है, एन इलेक्ट्रॉन ऑफ, बेटा किसका इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम, यानी ये हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन होता है व्हेन, जब बेटा इट एब्जॉर्ब, ये एब्जॉर्ब करता है सम
फोटॉन्स, ये फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा ऑफ कौन से फोटोन, ऑफ यानी एनर्जी विच इज, या एनर्जी डिफरेंस, यानी वो फोटोन जज़ब करेगा जिसमें इतनी एनर्जी हो, ऑफ एनर्जी डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड, क्या बेटा, ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट तक की एनर्जी का डिफरेंस उसके पास। फर्स्ट में 4 किलो जूल है, सेकंड में 8, अब 4 तो है उसके पास, अब ये डिफरेंस का फोटॉन मिले यानी 4 किलो जूल का, ताकि 8 हो जाए और वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा उस फोटॉन। 2 किलो जूल वाला नहीं करेगा, 3 वाला नहीं करेगा, क्योंकि वो डिफरेंस के बराबर नहीं है एनर्जी उसमें, एग्जैक्ट वही हो जो उसको सेकंड तक चाहिए। नाउ अब बेटा इट जम्प्स, अब बेटा ये क्या करेगा, जम्प्स इनटू, किसमें चला जाएगा, हायर लेवल, ये नेक्स्ट लेवल में चला जाएगा। ठीक, हियर, अब के बाद यहां पर जब वो हायर लेवल में चला गया, हियर इट इज हाईली, ये क्या होता है, अनस्टेबल, ये अनस्टेबल होता है क्योंकि उसके पास एनर्जी एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा परमानेंट नहीं रख सकता, थोड़ी देर के लिए इसके पास होगी लेकिन ये इसको स्टेबल नहीं करती, अनस्टेबल करती है, भारी हो जाता है, वो एनर्जी फिर इससे निकलनी है। तो ये कहता है इट इज हाईली अनस्टेबल एंड दस आफ्टर सम टाइम, यानी कुछ वक्त जो है गुजर जाएगा, उसके बाद इट स्टार्ट्स टू इमिट, अब ये इमिट करना शुरू करेगा द सेम एनर्जी डिफरेंस, यानी वही एनर्जी डिफरेंस जो उसने जज़ब किया था, ये दोबारा क्या करेगा, इमिट करेगा। ठीक, डेल्टा ई जिसको आप बोलते हो, ठीक, ये इमिट करेगा। पिक ले लो इसकी, शाबाश। चले, अब एनर्जी डिफरेंस इमिट कर देगा, ठीक, एंड, और उसके बाद एनर्जी डिफरेंस इमिट करेगा और फिर ये क्या होगा, ये वापस आ जाएगा, कहां पर वापस आ जाएगा, अपने एंड, और फिर इट जम्प्स बैक, ये वापस आ जाएगा इनटू इट्स एक्चुअल लेवल, असल अपने ऑर्बिट में वापस आ जाएगा। दिस इमिटेड लाइट, ये जो इमिटेड लाइट होगी, लाइट इज पास्ड थ्रू, अब इसको गुजारेंगे किसमें से बेटा, थ्रू प्रिज्म, प्रिज्म में से, एंड द स्पेक्ट्रम इज ऑब्टेन्ड, और ये स्पेक्ट्रम हमें मिल जाएगी, रोशनी हमें मिल जाएगी, कॉल्ड, फिर इसको क्या कहेंगे, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, फिर इस स्पेक्ट्रम को हम बोलेंगे बेटा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो इस तरह से बेटा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बनती है। अब ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम नाम जो है याद रखो, ये सिर्फ हाइड्रोजन के एटम पर नहीं दिया जाएगा, ये हर उस एटम के स्पेक्ट्रम को हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बोलोगे जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन हो। अब एक इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन के पास होता है, बाकी कौन कौन से आयंस में एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है, बाकी आयन होंगे, तो वो आयंस कौन से, हाइड्रोजन का तो एटम है, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक निकाल दो, हीलियम का आयन, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसकी भी स्पेक्ट्रम जो बनेगी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहलाएगी। फिर लिथियम का आयन +2 वाला, 3 इलेक्ट्रॉन है, 2 लूज कर चुका है, बाकी एक इलेक्ट्रॉन है।
इसका लिथियम का आयन भी एक इलेक्ट्रॉन की स्पेक्ट्रम बनाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसका जंप आउट करेगा हायर, फिर हायर लेवल, फिर वापस आएगा, इमिट करेगा लाइट, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इसको भी बोलो। फिर नेक्स्ट है बेरिलियम का एटम, 4 इलेक्ट्रॉन है, 3 लूज कर चुका, अब 1 इलेक्ट्रॉन है उसके पास। वो 1 इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, फिर हायर में जाएगा, फिर जंप बैक करेगा, वही इमिट कर देगा, तो ये भी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहलाएगी। तो हर वो एटम या आयन जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, उसकी स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन के एटम की तरह बनती है, तो इसको नाम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम देते हैं। फिर ये मुख्तलिफ अलग अलग इनके नाम होते हैं, लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्टियन सीरीज। कल हम इन सीरीज को देखेंगे ये कैसे बनती हैं और इनको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्यों बोलते हैं। अभी आपका टाइम खत्म हो रहा है, तो कल फिर हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। इसकी आप पिक ले लो, शाबाश। तो इसके बाद हमारा लेक्चर खत्म हो जाएगा। अब ये क्रूक्स ट्यूब में फिल करेंगे और फिर करंट पास करेंगे। तो हर एलिमेंट की कब हम स्पेक्ट्रम हासिल करेंगे, जब उसको गैस में चेंज करेंगे। तो गैस में चेंज करने के लिए बस ज्यादा हीट करना पड़ेगा, तो वो सॉलिड पिघल कर लिक्विड बनेगा, और हीट करोगे गैस, तो गैस इसमें करना पड़ेगा तब वो। और दूसरा, एक ही टाइप के एटम हो, ऐसे ना हो डिफरेंट एटमों का मॉलिक्यूल उठाओ, जैसे H2O है, इसका एटॉमिक स्पेक्ट्रम नहीं बनेगा। जैसा HCl है, CH4 है, इनका नहीं, या H2 हो, N2 हो, O2 हो, तो एक ही जैसे एटम हो, उनकी गैस बनाओ, फिर गैस को फिल करो, करंट पास करो, ये एटॉमिक स्पेक्ट्रम बनती है। तो आज हम देखेंगे कि ये बोहर की थ्योरी हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रम बताती है कैसे बनती है। बहुत सादा तरीका है इसका बनाने का। अब मैं आपको सबसे पहले ये बताता हूं कि भाई हमने क्रूक्स ट्यूब में क्या फिल किया, हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस में हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, आपस में जुड़े हुए हैं। अब ये जो 2 एटम आपस में जुड़े हुए हैं, इनको बोलते हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। क्या बोलते हो? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, H2। अब इन 2 एटमों को क्या करोगे? इसको करोगे हीट, गर्म करोगे, बहुत ज्यादा हीट दोगे। पर किसके अंदर हीट करोगे? इनसाइड क्रूक्स ट्यूब, क्रूक्स ट्यूब के अंदर। तो जब हीट मिलेगी क्रूक्स ट्यूब के अंदर, तो ये हीट क्या करेगी? इन एटमों की कशिश को, बॉन्ड को तोड़ेगी, एटम अलग हो जाएंगे। जब हीट करने के बाद ये एटम क्या हो गए? अलग हो गए, दोनों। बोहर कहता है दोनों एटम अलग हो गए। अब ये बन गए हाइड्रोजन के एटम्स। क्या बन गए? एटम्स। अब ये एटम जो है ना, ये स्पेक्ट्रम बनाएंगे। ये नहीं बनाएंगे इकट्ठे, ये नहीं बनाएंगे, ये बनाएंगे, पर हो सेम। ये भी हाइड्रोजन का एटम और ये भी हाइड्रोजन का एटम। तो यहां तक पहले इसकी पिक ले लो, पिक ले ली। चलो अब आगे बात करते हैं। भाई जब ये एटम मिल गए, अब स्पेक्ट्रम कैसे बनेगी? तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम अब कैसे बनेगी, बोहर हमें एक्सप्लेन करता है कुछ इस तरीके से। जी सर, इसमें एनर्जी सर रिलीज होती है क्या? नहीं, पहले एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, पहले एब्जॉर्ब होती है, फिर जब इलेक्ट्रॉन वापस आता है ना, फिर रिलीज होती है। तो स्पेक्ट्रम में रिलीज होती है। फिर मैं आपको बताऊंगा ये स्पेक्ट्रम कितने टाइप के होते हैं, ठीक है ना, कि एक में एब्जॉर्ब होती है और एक में रिलीज होती है, ऐसा है। रिलीज होती है। हाँ, होती है, बिल्कुल होती है, उसको भी देखेंगे। ठीक, हाँ जी। जितनी एटम इलेक्ट्रॉन्स जो है वो खर्च करेगा उतनी वो लेगा। हाँ जी, नहीं देखो ना, इलेक्ट्रॉन अपनी जाती एनर्जी, एक बात याद रखना, जो इलेक्ट्रॉन की जाती एनर्जी है ना, वो ना वो इमिट करता है, ना ही वो चेंज करता है, वो तो उसकी अपनी है, वो तो कांस्टेंट है। अब अगर उसको बाहर से क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। वो जितनी पहले एब्जॉर्ब करेगा उतनी बाद में इमिट करेगा, जितनी एब्जॉर्ब करेगा उतनी इमिट करेगा खुद।
हाँ, अगर उसको न्यूक्लियस की ताकत उसको अट्रैक्ट ना करे, वो खुद जब जितनी जज़ब करेगा वापस आएगा उतनी इमिट करेगा असली। तो ये इलेक्ट्रॉन का उसूल है। अब अगर उसने अपनी एनर्जी जो कुदरती है उसकी, अगर वो उसने इमिट की, तो फिर इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फिर इमिट हो सकती है। फिर अगर इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी इमिट करता जाएगा तो एक वक्त में उसकी एनर्जी जीरो भी हो सकती है। तो इसलिए याद रखो, इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी जो नेचुरल है ना, वो इमिट नहीं करता। पहले वो लेता है एनर्जी, फिर वो एनर्जी इमिट करता है। कैसे, अभी देखते हैं इसको। ये हमें बोहर कहता है कि एक हाइड्रोजन का एटम है, हाइड्रोजन का एटम है, ठीक है। अब मैं इसको म्यूट कर दूं, आप लोगों के फिर वो वॉइसेस आ जाते हैं ना, तो इस वजह से फिर आप लोगों को डिस्टरबेंस होती है। तो ये म्यूट ऑल कर देते हैं, ठीक है। तो म्यूट ऑल यहां पे, ठीक। तो अब बेटा वॉइस आ रही है ना मेरी, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि ये कैसे बनती है। देखो, कहता है हाइड्रोजन का एक सिंपल एटम है, आपको पता है छोटे से छोटा एटम है, एक इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, और वो भी कौन से ऑर्बिट या शेल में, के में। बोर को ऑर्बिट कहता है, ठीक। अब कहता है ये इलेक्ट्रॉन इसको इत्तेफाक से, वैसे तो इसके साथ कई फोटॉन जो है ना वो टकरा रहे हैं, कई फोटॉन इसके साथ टकरा रहे हैं, लेकिन ये फर्ज करो पहले शेल में है, एनर्जी है 4 किलो जूल। अब इसको नेक्स्ट शेल में जाना है, कितनी एनर्जी चाहिए, सपोज यहां रहने के लिए 8 किलो जूल, तो 4 तो इसके पास है, 4 है। अब इसको जो चाहिए मजीद, उसको बोलेंगे एनर्जी डिफरेंस, डेल्टा ई, एनर्जी डिफरेंस। तो अब बेटा इसको जो एनर्जी चाहिए, 4 किलो जूल तो है, 8 बनानी है, तो 4 किलो जूल और मिल जाए तो ये 8 यहां चला जाएगा, ये बीच में कहीं नहीं रह सकता, इसने यहां ही रहना है, नेक्स्ट में जंप करना है। तो इसको फोटॉन ऐसा टकराएंगे तो कई, लेकिन ये कौन से फोटॉन को जज़ब करेगा, जिसके पास ये डिफरेंस होगा। तो वो एक फोटॉन इसको कुदरत ने इजाजत दी है कि ये जज़ब करे। जब ये जज़ब करेगा, अब इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके जंप आउट कर जाएगा, किसमें, नेक्स्ट एल शेल में। अब ये एल में चला जाएगा, क्योंकि इसको जो एनर्जी यहां रहने के लिए चाहिए थी वो एक फोटॉन की शक्ल में इसको मिल गई। अब अगर इसको एक फोटॉन की शक्ल में एनर्जी मिली है ना, तो ये बेटा ये ऑलमोस्ट बेटा इसके लिए काफी होगी, ठीक है। ये इसके लिए काफी है, एक फोटॉन एक शेल तक जाने के लिए बोर कहता है ये जज़ब करेगा। 2-2 3-3 ये एक टाइम में नहीं करता है, ये प्लांक्स ने भी बताया था, हमें याद है आपको। चलो अब यहां पहुंचा, अब ये इलेक्ट्रॉन कहता है यहां पर जब पहुंच गया तो अब इधर ये घूमता रहेगा, ये अब सेकंड ऑर्बिट में क्या करेगा, घूमता रहेगा। लेकिन ये कितनी देर घूमेगा, एनर्जी लेने के बाद। अगर इसको और एनर्जी मिलती है तो हायर में जाएगा, वो डिपेंड करता है, एक फोटॉन ऐसा मिल जाए जो उसको दूसरे शेल से कहां पहुंचाए, तीसरे में। पर अगर नहीं मिलता, कहता है इलेक्ट्रॉन इधर रिवॉल्व करता रहेगा, और कुछ वक्त के बाद, कुछ देर के बाद, यही एनर्जी जो इसने जज़ब कर रखी है, जो इसको के से कहां लेकर आई है, एल में, ये फोटॉन लेकर आया है जी। 8 के डबल है, 8 डबल हो गए ना, 4 किलो जूल मिली, 4 थी, 4 और मिल गई, 8 में आ गया। अब ये एल में घूम रहा है, क्योंकि 8 हो चुकी है इसकी। अब ये रिवॉल्व कर रहा है, कहता है थोड़ी देर रिवॉल्व करने के बाद यही एनर्जी दोबारा इसमें से फोटॉन की शक्ल में क्या होगी, इमिट, इसमें से निकल जाएगी, निकलने लगेगी, और ये इलेक्ट्रॉन वापस कहां आएगा, उसी जगह आएगा
जहां से ये चला था। तो यहां हम लिखेंगे कौन सा फोटॉन इमिट कर रहा है, ये कर रहा है 4 किलो जूल का। किसका है ये? 4 किलो जूल, जो उसका फोटॉन उसने जज़ब किया था। अब ये दोबारा क्या करेगा? इमिट करेगा। जब ये इमिट करेगा, इस फोटॉन की रोशनी को हम किससे गुजारेंगे? इसको गुजारेंगे प्रिज्म से। प्रिज्म से ये रोशनी गुजरेगी, लाजमन इस रोशनी का कोई ना कोई कलर होगा, इस फोटॉन की लाइट के बेटा कलर होगा। और ये जो इसका कलर होगा, रोशनी होगी, इसी रोशनी को, जो अलग अलग भी हो सकती है, एक रंग की भी हो सकती है, इस रोशनी को हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। क्या बोलोगे इसको? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो अब ये बताओ सिंपल वर्ड्स में, वैसे तो kE ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन प्लांक कहता है कर सकता है, लेकिन सिंपल वर्ड्स में हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कहां होता है? k ऑर्बिट में। जब इसको एनर्जी मिलती है तो ये जंप कर जाता है किसमें? नेक्स्ट ऑर्बिट में। उधर थोड़ी देर ये क्या करेगा? रिवॉल्व, गर्दिश करेगा। पर ये एक्स्ट्रा एनर्जी परमानेंट इसमें स्टोर नहीं हो सकती है। कुछ देर ये एनर्जी अपने पास एक्स्ट्रा रखेगा, लेकिन फिर यही एनर्जी इसमें से अपने आप क्या होने लगेगी? इमिट। और जब ये उसमें से एनर्जी अपने आप इमिट होगी, ये वापस फिर इसकी एनर्जी 8 किलो जूल से घट जाएगी, क्योंकि 4 किलो जूल का फोटॉन इमिट हो गया। ये वापस पहुंच जाएगा, एक्चुअल एनर्जी 4 किलो जूल हो जाएगी। तो जब ये वापस मुड़ेगा, वापस अपने शेल में आएगा, जो भी वो एनर्जी इमिट करेगा, इस एनर्जी को लाइट की शक्ल में होगी, इसको प्रिज्म में से गुजारेंगे, इसका कलर, इसकी फ्रीक्वेंसी, इसकी एनर्जी नोट की जाएगी। और इसी रोशनी को हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। क्या कहेंगे इसको? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बोलेंगे। तो इसकी पहले पिक लो, फिर मैं आपको इसके पॉइंट लिखवा देता हूं कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कैसे बनती है। अच्छा, कभी कभार ऐसा भी होता है कि यहां अब इलेक्ट्रॉन पहुंचा, अब इसको फिर एनर्जी मिलेगी, ये फिर एक फोटॉन एब्जॉर्ब करेगा, फिर दूसरे नेक्स्ट शेल में जाएगा। तो वहां उसको 16 किलो जूल चाहिए, तो फिर 8 तो है उसके पास, अब ये फोटॉन 8 किलो जूल देगा। फिर इससे ये एक और बेटा इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा, फिर ये एक और फोटॉन एब्जॉर्ब करेगा, फिर ये नेक्स्ट में। तो ऐसे ये जंप आउट करता जाता है, और कहीं 2-3 लेवल क्रॉस करने के बाद कहीं जाके रुक सकता है, और फिर ये वापस भी ऐसे होगा। यही फोटॉन फिर इसको दोबारा क्या करने पड़ेंगे? इमिट करने पड़ेंगे, और इनकी फ्रीक्वेंसी नोट करोगे, यही असल में क्या होगी? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होगी। तो पिक ले लो पहले, फिर हम इसको लिखते हैं। ठीक, ओके। अब बेटा, अब हम इसको लिखते हैं कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बोर की थ्योरी के मुताबिक कैसे बनती है। ठीक, तो अब हम इसको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को दोबारा लिखेंगे कि ये कैसे बनती है। यानी अकॉर्डिंग टू बोहर्स थ्योरी, बोहर की थ्योरी के मुताबिक क्या होता है? एन इलेक्ट्रॉन ऑफ, बेटा किसका इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम। यानी ये हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन होता है व्हेन, जब बेटा इट एब्जॉर्ब, ये एब्जॉर्ब करता है सम फोटॉन्स, ये फोटॉन को एब्जॉर्ब करेगा ऑफ, कौन से फोटॉन? ऑफ यानी एनर्जी विच इज, या एनर्जी डिफरेंस, यानी वो फोटॉन जज़ब करेगा जिसमें इतनी एनर्जी हो, ऑफ एनर्जी डिफरेंस
between फर्स्ट एंड सेकंड, क्या बेटा, ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट तक की एनर्जी का डिफरेंस उसके पास। फर्स्ट में 4 किलो जूल है, सेकंड में 8। अब 4 तो है उसके पास, अब ये डिफरेंस का फोटॉन मिले यानी 4 किलो जूल का, ताकि 8 हो जाए और वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा उस फोटॉन। 2 किलो जूल वाला नहीं करेगा, 3 वाला नहीं करेगा, क्योंकि वो डिफरेंस के बराबर नहीं है एनर्जी उसमें। एग्जैक्ट वही हो जो उसको सेकंड तक चाहिए। नाउ अब बेटा इट जम्प्स, अब बेटा ये क्या करेगा, जम्प्स इनटू, इसमें चला जाएगा हायर लेवल, ये नेक्स्ट लेवल में चला जाएगा। ठीक, हियर, अब के बाद यहां पर जब वो हायर लेवल में चला गया, हियर इट इज हाईली, ये क्या होता है, अनस्टेबल, ये अनस्टेबल होता है क्योंकि उसके पास एनर्जी एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा परमानेंट नहीं रख सकता, थोड़ी देर के लिए इसके पास होगी, लेकिन ये इसको स्टेबल नहीं करती है, अनस्टेबल करती है, भारी हो जाता है, वो एनर्जी फिर इससे निकलनी है। तो ये कहता है इट इज हाईली अनस्टेबल एंड दस आफ्टर सम टाइम, यानी कुछ वक्त जो है गुजर जाएगा, उसके बाद इट स्टार्ट्स टू इमिट, अब ये इमिट करना शुरू करेगा द सेम एनर्जी डिफरेंस, यानी वही एनर्जी डिफरेंस जो उसने जज़ब किया था, ये दोबारा क्या करेगा, इमिट करेगा। ठीक, डेल्टा ई जिसको आप बोलते हो, ठीक, ये इमिट करेगा। पिक ले लो इसकी, शाबाश। चलें, अब एनर्जी डिफरेंस इमिट कर देगा, ठीक, एंड, और उसके बाद एनर्जी डिफरेंस इमिट करेगा और फिर ये क्या होगा, ये वापस आ जाएगा। कहां पर वापस आ जाएगा, अपने एंड, और फिर इट जम्प्स बैक, ये वापस आ जाएगा इनटू इट्स एक्चुअल लेवल, असल अपने ऑर्बिट में वापस आ जाएगा। दिस इमिटेड लाइट, ये जो इमिटेड लाइट होगी, लाइट इज पास्ड थ्रू, अब इसको गुजारेंगे किसमें से बेटा, थ्रू प्रिज्म, प्रिज्म में से, एंड द स्पेक्ट्रम इज ऑब्टेन्ड, और ये स्पेक्ट्रम हमें मिल जाएगी, रोशनी हमें मिल जाएगी, कॉल्ड, फिर इसको क्या कहेंगे, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, फिर इस स्पेक्ट्रम को हम बोलेंगे बेटा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो इस तरह से बेटा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बनती है। अब ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम नाम जो है याद रखो, ये सिर्फ हाइड्रोजन के एटम पर नहीं दिया जाएगा, ये हर उस एटम के स्पेक्ट्रम को हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बोलोगे जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन हो। अब एक इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन के पास होता है, बाकी कौन कौन से आयंस में एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है, बाकी आयन होंगे, तो वो आयंस कौन से, हाइड्रोजन का तो एटम है, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक निकाल दो, हीलियम का आयन, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसकी भी स्पेक्ट्रम जो बनेगी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहलाएगी। फिर लिथियम का आयन +2 वाला, 3 इलेक्ट्रॉन है, 2 लूज कर चुका है, बाकी 1 इलेक्ट्रॉन है। इसका लिथियम का आयन भी 1 इलेक्ट्रॉन की स्पेक्ट्रम बनाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसका जंप आउट करेगा हायर, फिर हायर लेवल, फिर वापस आएगा, इमिट करेगा लाइट, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इसको भी बोलो। फिर नेक्स्ट है बेरिलियम का एटम, 4 इलेक्ट्रॉन है, 3 लूज कर चुका, अब 1 इलेक्ट्रॉन है उसके पास, वो 1 इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा फिर हायर में जाएगा,
फिर जंप बैक करेगा, वही इमिट कर देगा, तो ये भी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहलाएगी। तो हर वो एटम या आयन जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है उसकी स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन के एटम की तरह बनती है, तो इसको नाम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम देते हैं। फिर ये मुख्तलिफ अलग अलग इनके नाम होते हैं, लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्टियन सीरीज। कल हम इन सीरीज को देखेंगे ये कैसे बनती हैं और इनको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्यों बोलते हैं। अभी आपका टाइम खत्म हो रहा है, तो कल फिर हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। इसकी आप पिक ले लो, शाबाश। तो इसके बाद हमारा लेक्चर खत्म हो जाएगा।